अपने इलस्ट्रेशन दो बच गए हैं ना, 10 and 11, दो ही बचे क्या? चेक कर लो प्लीज। 11 हो गया? सॉरी, 10 बच गया क्या? सिर्फ 10 बचा है? 10 and 24? 24 होमवर्क है यार। 24 होमवर्क है, बहुत इजी है, कर लो खुद से। लास्ट लेक्चर है, कैपिटल गेन्स। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ सभी लोग। बच्चों, क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इज देयर एनीवन हु इज राइटिंग, कौन से चैप्टर कौन से डेट पे चालू हुआ? 11 तारीख को स्टार्ट हुआ, ठीक है, वेरी गुड। पिछले बैच में 15 दिन लगे थे। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो प्लीज। क्या हो गया? अरे तुम लोग इतना कोऑपरेट करते हो तो होगा ना। अच्छा, आप लोग अगर कलर नोट्स में आओगे, उसमें ये टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, ये लिखा है क्या? दो बार आया शायद से। दो बार आया, एक बार आया? है क्या लिखा हुआ ये कहीं आया है क्या कलर नोट्स में? हाँ प्लीज निकालो, पेज नंबर 14। आगे कैसे बिलो? अभी बच्चों 14 और 15 पे ऑलमोस्ट सेम ही चीज लिखी है, और उसके आगे एक और फॉर्मूला लिखा रहेगा मेरे ख्याल से। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पर्क विजिट, इसलिए एकदम एंड में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। और एक ही क्वेश्चन है मॉडल में, ठीक है? तो पहले बेसिक चीज सुन लो बहुत केयरफुली, क्या बता रहा हूँ। ध्यान अगर नहीं रहेगा तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, मैं पहले बता रहा हूँ। इसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, हंसी मजाक में आपका ये पूरा पॉइंट ही छूट जाएगा, और क्वेश्चन में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं समझेगा। फॉर्मूला सबसे मेन, वो फॉर्मूला आगे एक फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है उसका लॉजिक बताऊंगा क्लास के अंदर। अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना है बहुत अच्छे से तो उसका लॉजिक समझना जरूरी है, अदरवाइज रट्टा मारो, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो, ठीक है? और ये क्वेश्चन एक ही बचा है अपना, बट उसको एक डेडिकेटेड एक लेक्चर दे रहा हूं मैं, आप समझ लो। एक ही इलस्ट्रेशन बचा है, बट उसको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए अभी हम लोग इसको ढंग से पढ़ रहे हैं, एकदम एंड में डिस्कस करने का पर्पज ही वही है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ क्या लिखा है, टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 17 to 6, ओके, सॉरी 17 to 7। अब ये एग्जैक्टली क्या है, पहले ये देखो यहाँ पे, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई के लिए कुछ अलग अलग स्कीम्स में पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। व्हाट आर दो स्कीम्स, यहाँ लिखा है कंट्रीब्यूशन मेड इन, सबसे फर्स्ट लिखा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है? फिर लिखा है एनपीएस। नाउ एनपीएस इज नेशनल पेंशन स्कीम, ओके? एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अटल पेंशन योजना, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बेसिकली ये बीजेपी गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना से इसको फेमस किया है। नेशनल पेंशन स्कीम को ही अलग तरीके से अटल पेंशन योजना, एपीवाई भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, और ये जो अटल पेंशन योजना है ना, इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब, है ना? सो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये 80 CCD 1 में इसका बेनिफिट मिलता है। कौन से सेक्शन में? 80 CCD 1, जब आएगा टाइम इसका तब आपको ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। अभी फिलहाल ज्यादा इसका लोड लेना नहीं, बिकॉज हमने पढ़ा ही नहीं वो सेक्शन 80 CCD, ठीक है? जब इसका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब और डिस्कशन करने वाले। अच्छा, और लास्ट लिखा है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। बात को सुनो अच्छे से, पहले एक बेसिक चीज आपको पूछता हूं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के फायदे के लिए ये ऐसे स्कीम्स में पैसा लगाया है, ठीक है, तो ये एम्प्लॉई का इनकम होगा या इन्वेस्टमेंट होगा? सोचो। ये ऐसे स्कीम्स में जनरली एम्प्लॉय खुद भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर अपने जेब से भी देता है, ठीक है? सो अगेन आई एम आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज
Employees contribution to his own fund is investment, but here contribution is done by employer on behalf of employee. Any contribution which employer is doing for the employee, this would be termed as income. इसको क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे. ओके, नाउ अब इसमें से बच्चों ये जो तीन लिखा है 1 2 and 3, ये तीन में से आपको जाना पहचाना क्या लग रहा है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ठीक है, बट आप पहले एक काम करो, चलो ये बता दो, अगर एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अपने जेब से कंट्रीब्यूट किया पैसा फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इनकम होता है. पहले ऐड कर दो जितना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, लेस करो 12% ऑफ सैलरी, एग्जाम्पशन है. वेरी गुड, ठीक है. तो सैलरी हियर इज सिमिलर टू एचआरए के हिसाब से जो सैलरी बनता है वो निकालो, उसका 12% माइनस कर दो, एग्जाम्पशन मिल जाएगा उतना. ये हमें ऑलरेडी पता है, हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मैं आपको एक डिफरेंट और एक अलग पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के फायदे के लिए ना ही सिर्फ आरपीएफ में जमा किया है, सपोज उसने एनपीएस में भी जमा किया है और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में भी जमा किया. आपको कॉन्सेप्चुअली रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया. क्या होता है? व्हाट इज अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड? ये एक ऐसा प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉइज ऑलरेडी कौन से एक्ट में कवर्ड है? 1952 वाले एक्ट में जो एम्प्लॉइज कवर्ड है उनको आरपीएफ का कॉन्सेप्ट लागू होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ठीक है, अच्छा, अब ये आरपीएफ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सेकेंड और थर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट लिखा है एनपीएस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनपीएस? नेशनल पेंशन स्कीम. प्लीज अंडरस्टैंड, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम है. ये गवर्नमेंट का एक पेंशन स्कीम है. वो पेंशन स्कीम का भी पर्पस वही होता है, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है, बट वो पेंशन स्कीम में पैसा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर भी जमा कर सकता है, एम्प्लॉय भी जमा कर सकता है. ठीक है, हम लोग अभी फिलहाल किसके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. तो एम्प्लॉयर ने क्या किया? आरपीएफ में जमा किया एम्प्लॉय के फायदे के लिए. ओके, एनपीएस में भी जमा किया एम्प्लॉय के फायदे के लिए. ठीक है, और यहाँ पे थर्ड एक और सिमिलर टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट यहां लिखा है, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुपर एन्युएशन फंड? ये टर्म पता है आपको? सुपर एन्युएशन कभी सुना है? ठीक है बच्चों, कुछ कुछ जॉब का नेचर ऐसा होता है कि वहां पे आपको एक पर्टिकुलर एज लिमिट होता है वहां पे, मतलब वो एज लिमिट जैसे ही आपका वहां पे वो पर्टिकुलर एज के आप हो जाते हो तो आपको जॉब अपने आप वो पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है. ठीक है, आपने देखा होगा आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं जो अच्छे सीनियर पोजीशन पे, इवन कोर्ट के जजेस जो होते हैं ना, एक पर्टिकुलर एज लिमिट होता है. वो एज लिमिट के ऊपर आपको वो जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सुपर एन्युएशन. सुपर एन्युएशन इज नथिंग बट रिटायरमेंट फ्रॉम अ जॉब बिकॉज ऑफ एज लिमिट. वो एज लिमिट के बाद में आपको बेसिकली रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है. ओके, तो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि वो जॉब का वो पोस्ट का क्राइटेरिया वैसा है कि आप इतने एज लिमिट के नीचे हो तो ही आप वो जॉब के लिए सूटेबल हो. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ. तो सुपर एन्युएशन फंड कॉन्सेप्ट तो वही है कि वो पर्टिकुलर एज के पहले तक उसका एम्प्लॉयर जो है उसके फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है. वो एज का होने के बाद जैसे उसका जॉब जो है वो रिजाइन कर रहा है, उसके बाद से उसको आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो पैसा मिलेगा. तीनों भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है. अब मेन मुद्दा क्या है सुनो, एम्प्लॉयर ने आरपीएफ को कंट्रीब्यूट किया, एनपीएस को कंट्रीब्यूट किया, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड को कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो यहां पे हमने जो सीखा था लॉजिक वो दिमाग में रखो. जनरली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू दीज फंड्स इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ एम्प्लॉय. ओके, इंडिविजुअली हमने आरपीएफ का ट्रीटमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ऐड करो 12% सैलरी तक एग्जाम करो. ठीक है, हम लोग अभी फिलहाल वो डिस्कस नहीं कर रहे, बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये तीनों फंड में अगर कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन तीनों का एग्रीगेट, ये तीनों फंड का एग्रीगेट अगर 7.5 लाख के ऊपर नहीं जाता है तो जो कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के फायदे के लिए, ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा. कितना अमाउंट तक? 7.5 लाख तक अगर कंट्रीब्यूट किया है, इफ द कंट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सीडिंग 7.5 लाख, सच कंट्रीब्यूशन शैल बी एग्जम्प्ट. ठीक है, अच्छा, बट बच्चों बाजू में लिखा है इफ द कंट्रीब्यूशन इज एक्सीडिंग ₹7,50,000 पर एनम, अगर ये अमाउंट 7,50,000 के ऊपर जाता है तो क्या करोगे? एक्सेस अमाउंट जो है 7,50,000 के ऊपर जो उसने कंट्रीब्यूट किया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टैक्सेबल एज परक्विजिट अंडर विच सेक्शन 17 to 7. ठीक है, 17 to 7 ये सेक्शन में ये टैक्सेबल हो रहा है. ओके,
फिर से बता रहा हूं, इन्होंने तीनों का एक एग्रीगेट लिमिट सेट किया। कितना लिमिट? 7,50,000। अगर 7,50,000 तक कंट्रीब्यूट किया जा रहा है तो क्या होगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके ऊपर अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो आपको क्या करना है? एक्सेस अमाउंट वुड बी टैक्स्ड। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, सुनो। ये तीनों फंड में कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, एंड एग्रीगेट अमाउंट इज से 10 लाख। व्हाट विल यू डू? 10 लाख में 7.5 लाख तक एग्जम्पशन लेना है। उसके ऊपर का एक्सेस कितना है? 2.5 लाख। वो होगा टैक्सेबल एज परक्विजिट अंडर विच सेक्शन 17 to 7। अच्छा, और अगर इसे 6 लाख तक दिया तो पूरे एग्जाम, 7 लाख तक दिया तो पूरा एग्जाम, 7.5 लाख पूरा एग्जाम। उसके ऊपर कुछ भी जाता है तो अबाउ द लिमिट 7.5 लाख वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये क्लियर है? ओके। अब ये क्वेश्चन में अभी ये अमेंडमेंट है बच्चों, ये कौन से साल से लागू हो रहा है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इस तारीख को, हाँ कोविड, इस तारीख को एक अमेंडमेंट आया और इस तारीख से आगे ये रूल एप्लीकेबल हो गया कि तीनों फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीगेट चेक करो, इफ द एग्रीगेट इज लेस देन 7.5 लाख एग्जम्पशन मिल जाएगा, बट इफ इट इज एक्सीडिंग 7.5 लाख देन द एक्सेस अबव 7.5 लाख वुड बी टैक्स्ड। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब बच्चों इससे रिलेटेड एक और अमेंडमेंट आया। अब देख लो मैं क्या बता रहा हूं, पॉइंट को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, बिकॉज यहां से ये स्टोरी धीरे धीरे अब और कॉम्प्लिकेट होगी। सी, सपोजिंगली ये तीन फंड्स, कौन से तीन फंड्स है? आरपीएफ, एनपीएस ऑल्सो कॉल्ड एज एपीवाई, और ये कहां डिस्कस करेंगे? ओके, एंड नंबर 3 सुपर एनुएशन फंड। ठीक है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ये तीनों का एग्रीगेट सपोज से 10 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 लाख। और क्या करोगे? 10 लाख में अप टू 7.5 लाख इज एग्जेम्प्ट, ओके, बट द अमाउंट एक्सीडिंग 7.5 लाख विच इज 2.5 लाख, ये क्या होगा? टैक्सेबल हो गया। वेरी गुड। कौन सा सेक्शन में? 17 to 7। ठीक है, ये अमेंडमेंट सबको समझ में आया? कब से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल 2020। अच्छा, अब गवर्नमेंट और आगे बोलती है, अमेंडमेंट में और एक्सप्लेनेशन देती है कि देखो, क्योंकि हमने 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल किया है, तो ये जो 2.5 लाख है ये तो आपका इनकम होगा ही होगा। उसके अलावा ये 2.5 लाख पे जो भी और इंटरेस्ट अक्रू होगा दैट इज ऑल्सो इनकम। ऑब्वियसली हमने 2.5 लाख पे टैक्स लगाया, ठीक है, तो 2.5 लाख से जो, अब देखो क्या होता है, ये पैसा फंड में जमा हो रहा है, तो फंड में जमा होने का जो पर्पस है वो है कि वो हमको ये पैसों को ग्रो करना है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पूरा 10 लाख फंड में जमा हो गया और वो फंड में ग्रो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 लाख में 7.5 लाख तक तो एग्जम्पशन मिल गया, जो ऊपर है उसका 2.5 लाख उस पर टैक्स लगेगा। नॉट जस्ट दिस, they have also mentioned the interest component on this 2.5 lakh should also be taxable। समझ में आया? ठीक है, सपोज ये 2.5 लाख पे इंटरेस्ट आता है 50,000, सपोज एग्जांपल है, ठीक है, तो ये 50,000 भी टैक्सेबल होगा एज परक्विजिट। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख पे हमने टैक्स लगाया है, तो उससे और जो इनकम जो अक्रू हो रहा है वो भी लॉजिकली टैक्सेबल होना चाहिए। तो इसका सेक्शन है 17 to 7A, 17 to 7A। ठीक है, ये कहां लिखा है देख लो, ये आपके पास और आगे कहीं रहेगा। सी, नेक्स्ट पेज पे ऐसा कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखा है? हाँ, अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। इन केस ऑफ एनी इंटरेस्ट और एनी अदर अक्रीशन टू द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर इन आरपीएफ, एनपीएस, सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड above 7.5 lakh, then such accretion shall be perquisite taxable under section 17 to 7A। Are you getting the point? accretion मतलब क्या? बढ़ोतरी जो हो रही है वो फंड में, जो आपने जो अमाउंट जमा किया है, ऑब्वियसली फंड का नेचर है कि वो इंक्रीज होता है, तो जो 2.5 लाख का अमाउंट है उसके ऊपर का जो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है उस पर लगेगा टैक्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस फर्दर। सुनो, ये देखो, सपोज फंड में जमा हो 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख पे इंटरेस्ट अर्न हुआ पूरे साल में 2 लाख का, क्या करोगे? दस लाख पे 2 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फंड का जो वैल्यू है वो एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया से 12 लाख। बहुत सिंपल रखा है मैंने एग्जांपल को,
पहले ये बोलो 10 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी बात करते हैं, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख तक एग्जाम, उसके ऊपर 2.5 लाख, 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा। कौन सा सेक्शन में? 17 to 7 परफेक्ट। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा। नाउ इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 to 7A, बट इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 7.5 लाख शुड बी टैक्स। ये 2 लाख का इंटरेस्ट 10 लाख के अमाउंट पे, तो 2.5 लाख पे प्रोपोर्शनेटली कितना होगा? 50,000 होगा। दैट 50,000 शुड बी टैक्स्ड नाउ अंडर सेक्शन 17 to 7A। क्लियर है? पक्का है ना? ओके अच्छा, अब बच्चों यहां पे मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। यहां लिखा है देख लो, ये फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सच टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A इज एज फॉलोज। अब ये फॉर्मूला भयंकर सा कुछ तो दिया है इसने, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो बता रहा हूं। उसके पहले आपको थोड़ी सी कहानी और बता देता हूं। सी बच्चों, जो फंड है ना, फंड मतलब 3 चीजें है इसमें। कौन सी 3 चीजें? आरपीएफ, सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड वाला, और एनपीएस, ये फंड है, ठीक है? अच्छा, इज इट पॉसिबल ये फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है? बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, अब यहां क्या होगा, ये अमेंडमेंट कौन से तारीख से एप्लीकेबल हो रहा है? 1/4/2020, विच प्रीवियस ईयर? 2021। उसके आगे के प्रीवियस ईयर्स बता दो। 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, ठीक है? और अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25, 26, ठीक है? पॉइंट क्या, सुनो, इस साल में मान लो, इस साल में कंट्रीब्यूशन गया 10 लाख, सिर्फ एम्प्लॉयर का कितना गया? 10 लाख। ओके, अब क्या हो रहा है यहां पे पता है? ये जो 10 लाख है इसमें से 7.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गया। यहां तक समझ में आया? 7.5 लाख एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है? उसके ऊपर कितना है? 2.5 लाख। वो 2.5 लाख टैक्सेबल होगा कौन से सेक्शन में? 17 to 7। अरे 17 to 7 तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 7.5 लाख तक एग्जाम्पशन मिल रहा है, उसके ऊपर जो भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया अग्रीगेट इन दीस 3 फंड्स, वो होगा टैक्सेबल। तो 2.5 लाख टैक्सेबल होगा। ओके, हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत इजीली कैलकुलेटर पे निकल जाएगा, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, वो जो 2.5 लाख है उसका जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो टैक्सेबल होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब बच्चों ध्यान से सुनना, 2.5 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट हमने निकाला, इस साल में टैक्सेबल किया, ठीक है? अच्छा, अब क्या होगा बताए? द पॉइंट इज, ये 2.5 लाख का जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से वो अमाउंट कंपाउंड हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके चलो, अब देख लो, अब जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, प्रीवियस ईयर 21, 22, नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, ये जो 2.5 लाख है ये 2.5 लाख से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 लाख से स्टार्ट होगा, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन वी जस्ट कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन 2.5 लाख व्हिच वाज 50,000। अब हमने 50 रुपए टैक्स लगा दिया, क्यों? क्योंकि जो ऊपर का है 2.5 लाख, जो 7.5 लाख के ऊपर का है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ये बोलो 7.5 लाख कौन सा सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है? 17 to 7। और ये जो 2.5 लाख के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो कौन से सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है? 17 to 7 है, ये समझा? ओके, गवर्नमेंट क्या बोल रही पता है? जो भी वो अमाउंट एक्सेस ऑफ 7.5 लाख उसका इंटरेस्ट हम लोग टैक्सेबल करने वाले हैं। ओके ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 में कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था बिकॉज दिस वाज आवर फर्स्ट ईयर, ठीक है? अब क्या हो रहा है? नो, इन प्रीवियस ईयर 21-22 जब आप देखोगे तो ये फंड का जो ओपनिंग जो अमाउंट रहेगा वो पिछले साल के क्लोजिंग से चालू होगा। तो पिछले साल अगर क्लोज हुआ है ये 2.5 लाख नहीं रहा, ये कंपाउंड होके हो गया 3 लाख। अब यहां पे 3 लाख पे इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, यहां पे 3 लाख पे इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, ठीक है? कितना? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट योर एफडी जहां पे हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। एवरी ईयर व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी डोंट नो दैट। क्यों? क्योंकि भाई वो फंड है, वो फंड में अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कहीं इक्विटी में होगा, कहीं डेट में होगा। इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एनीथिंग, ठीक है? फंड मैनेजर की मर्जी कहां इन्वेस्ट कर रहा है, सिचुएशन देख के। तो हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। बट द क्रक्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज 3 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, ठीक है?
3 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अब व्हाट विल हैपन इन प्रीवियस ईयर 2023? 3 लाख प्लस उसका जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ऑब्वियसली कंपाउंड हो रहा है, वो फंड में पैसा आपका स्टैग्नेंट होना रहता है। डबल क्यों? डबल नहीं है, कुछ भी डबल नहीं हो रहा है, पैसे कमा रहा है वो अमाउंट बढ़ रहा है, वो अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन इन FY 23-24? ये जो 3 लाख था ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, सॉरी ओरिजिनल तो 2.5 लाख था। अगर आप इसको और थोड़ा अच्छे नजर से देखोगे तो प्रीवियस ईयर 2021 में 2.5 लाख पे 50,000 टैक्सेबल हो गया। प्रीवियस ईयर 21-22 में 2.5 लाख प्लस दैट इंटरेस्ट, यानी कि 3 लाख हो गया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। और 22-23 में इसका 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, जो आपका अमाउंट जिससे स्टार्ट हो, इसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे 3 लाख प्लस इंटरेस्ट प्लस इसके ऊपर का इंटरेस्ट, इसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। एंड व्हाट विल हैपन इन प्रीवियस ईयर 25-26? 3 लाख प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ये आपको समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा, नाउ आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ वी आर राइट नाउ इन PY 25-26, will our calculations become super complicated or not that complicated? आपको क्या लग रहा है? आपका व्यू बताओ। हाँ, इट इज नॉट सुपर कॉम्प्लिकेटेड। आई विल टेल यू द रीजन। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके पहले के साल का, बेसिकली 24-25 तक का हमने ऑलरेडी हिसाब कर लिया है। तो 24-25 से हमें रेफरेंस लेना है, क्योंकि ऑलरेडी कंपाउंड हो के 24-25 तक तो आपने इसके पहले के 4 साल का कैलकुलेशन कवर कर लिया है। समझ में आ रही के बाद मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? हर साल वो क्यूमुलेट हो रहा है, अक्यूमुलेटेड बैलेंस पे आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है, ठीक है। सो इन प्रीवियस ईयर 24-25 व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कैलकुलेटिंग 2.5 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट। तो ये प्रीवियस ईयर 23-24 से बेस लिया उसने। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर साल हम लोगों का पिछले साल का जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी हमें हेल्प करेगा नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन इजी करने में। अब 25-26 में हम लोग 2021 से स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी को, हम लोग तो 24-25 का जो नंबर है जो ऑलरेडी कंपाउंड हो चुका है। लुक एट दिस, लेट मी एक्सप्लेन दिस, सुनो। इज इट पॉसिबल 2020-21 में जो अपना एक्सेस अमाउंट था कितना था? 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख ऐसे इमेजिन करो, इंटरेस्ट जोड़ के यहां पे वो अमाउंट हो गया से 6 लाख। कितना हो गया? तो हम लोग 6 लाख पे डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालेंगे, हम लोग वापस 2.5 लाख पे इंटरेस्ट वो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अक्यूमुलेटिंग दैट बैलेंस। समझ में आ रही है बात आपको? ये दिमाग में बैठा क्या? हाँ या ना बोलो, राइट। सो दैट इज हाउ आपका ये पूरा कैलकुलेशन चलेगा बच्चों, ठीक है। दिमाग में बैठ रहा है? वापस बताओ, ध्यान से सुनना। 2 सेक्शंस है, 17-7 एंड 17-7A। Now what is 70-7? वो बोलता है अगर एम्प्लॉयर ने 3 फंड्स में कंट्रीब्यूशन दिया, 3 फंड्स कौन से? RPF, NPS, अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड, उसका एग्रीगेट करो। अगर वो एग्रीगेट 7.5 लाख तक है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके ऊपर है तो एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल, एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17-7। ओके, बट बच्चों जो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट शुड आल्सो बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 17-7A। नाउ दैट इंटरेस्ट इज गोइंग टू कंपाउंड, तो हम लोगों को उसका भी ध्यान रखना है और उस हिसाब से आपके पूरे कैलकुलेशंस आएंगे। बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये एक बार बेसिक चीज दिमाग में बैठ गई कि हम लोग ब्रॉडली क्या कर रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे 1-2 चीजें और है, प्लीज अंडरस्टैंड क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, ये फंड में जो इंटरेस्ट का रेट है वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप कमा रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है तो आपको इंटरेस्ट का रेट तो पता होना चाहिए, वो अमाउंट पे कैसे निकालोगे नहीं तो, ठीक है ना बच्चों। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? क्योंकि वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये बताया नहीं, एम्प्लॉय भी पैसा डाल सकता है, एम्प्लॉय भी पैसा डाल रहे हैं, एम्प्लॉय भी पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बीच में पैसा विड्रॉ भी कर सकता है वो। दिस बिकम्स सुपर कॉम्प्लिकेटेड देन। तो इसलिए इन्होंने अपने को एक ढंग का एक तरीका बताया कि आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, ये देख लो, पहले ये वापस पढ़ के आपको समझा रहा हूं। इन केस ऑफ एनी इंटरेस्ट और एनी अदर अक्रीशन टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था ये 3 फंड्स में,
7.5 लाख के ऊपर का, उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट या जो अक्रीशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो भी टैक्सेबल होगा अंडर विच सेक्शन 17(7)(a). बताओ ये लैंग्वेज दिमाग में बैठी क्या? अक्रीशन मतलब जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इंटरेस्ट हम लोग अर्न कर रहे हैं बिकॉज वो फंड में पैसा जमा हो रहा है, वो 2.5 लाख बेसिकली अपने एग्जांपल को रेफरेंस पकड़े तो 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब उसका एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या लिखा है देख लो अच्छे से। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सच टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(7)(a) इज एज फॉलोज। ठीक है, वो जो हम लोग इंटरेस्ट या अक्रीशन जो बोल रहे हैं वो कैसे निकालोगे वो बता रहा हूं, लिसन केयरफुली। टीपी मतलब टाइम पास नहीं, टीपी मतलब टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, सो टैक्सेबल परक्विजिट कैसे निकालोगे ये देख लो। ये बोल रहा है आपको सबसे फर्स्ट करंट ईयर का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और फिर आपको पहले का जो कंपाउंडेड अमाउंट है वो निकालना है। करंट ईयर का कैलकुलेशन अलग करना है और पहले के 4-5 साल का अलग करना है। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया, ध्यान से देखो आपको और अच्छे से बेटर रिवीजन समझ में आएगा। अब करंट ईयर का कैलकुलेशन कैसा होगा? यहां पे करंट ईयर का कैलकुलेशन करने के लिए ये बोल रहा है पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ठीक है, बता रहा हूं पीसी का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा है ये। अभी ऑब्वियसली यू डोंट नो पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, ध्यान दो। पीसी का मतलब होता है जो कंट्रीब्यूशन है जो 7.5 लाख के ऊपर का है, हमें वो अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। हाँ या ना? ओके, नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, करंट ईयर कौन सा है? 25-26। ठीक है, अब ये देख लो, सपोजिंगली करंट ईयर में एम्प्लॉयर ने ये तीनों फंड का जो अमाउंट है वो 10 लाख जमा किया करंट ईयर में। अपना करंट ईयर कौन सा है? 25-26। इसमें कितना जमा किया? 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, नाउ ये क्या बोल रहे हैं देख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन एनपीएस, आरपीएफ, सुपर एनुएशन फंड अबाउट 7.5 लाख इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी एग्जांपल मैं आपको सिंपल रख रहा हूं। सपोजिंगली अपने करंट ईयर में प्रीवियस ईयर 25-26 में एम्प्लॉयर ने ये तीनों फंड में मिला के 10 लाख जमा किया। टेल मी व्हाट वुड यू डू? ये इंटरेस्ट के पहले का एक बेसिक हिसाब बताओ। 10 लाख जमा किया तो क्या करोगे? जो 7.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन वो एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर कितना है? 2.5 लाख। वो 2.5 लाख टैक्सेबल होगा क्या? प्रिंसिपल अमाउंट टैक्सेबल होगा। कौन सा सेक्शन में? 17(7). ओके, वेरी गुड। बट राइट नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड 17(7)(a) का कैलकुलेशन। अब ये 2.5 लाख है, इस पे इंटरेस्ट अर्न करेगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे देख लो अच्छे से। उसको डिवाइड करो 2 से, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू, बताऊंगा रीजन, रुको, इंटू आर। आर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनीवन इन द क्लास हु कैन टेल मी ये पीसी अपॉन 2 इंटू आर का लॉजिक? हाँ ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या हो गया? एवरेज क्यों लेना है? एवरेज क्यों ले रहे हैं? थिंक, सोचो और आपको आंसर आएगा। हाँ करेक्ट, तो वेरी गुड। सोच तो सही रहे हो, थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेनेशन हो सकता है। बच्चों इमेजिन दैट योर एम्प्लॉई, इधर ध्यान दो सभी लोग यहां ध्यान दो, फुल कंसंट्रेशन। क्या बता रहा हूं सुनो, लास्ट बेंच मुन्ना जाग जाओ, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है, तो पूरा सर के ऊपर से जाएगा, फिर बाद में फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। पहले बता रहा हूं, देख लो क्या बता रहा हूं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सपोज आई एम द एम्प्लॉयर, यू आर द एम्प्लॉई, I have contributed rupees 10 lakh for you in these 3 funds. ठीक है, कितना जमा किया मैंने? 10 लाख जमा किया। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं आपके लिए 10 लाख कंट्रीब्यूट करता हूं तो आपको क्या लगता है अपना प्रीवियस ईयर जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, मैं 1 अप्रैल को पूरा 10 लाख दे दूंगा क्या? हाँ या ना? सुनो, अगर सपोजिंगली इमेजिन करो हाइपोथेटिकली, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई यानी कि आपके फायदे के लिए ये जो 3 फंड्स है इसमें मैंने 10 लाख जमा किया एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड सपोज से दिस अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2025, विच इज हाईली अनलाइकली। कोई भी इतना बड़ा अमाउंट एक ही डेट पे, वो भी साल के शुरुआत में, पूरा फंड में जमा नहीं करता है। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, बट इमेजिन करो हाइपोथेटिकली
अब बोलो, अब मैंने जो आपको सिखाया है उसके हिसाब से क्या होगा, आप ये 7.5 लाख को एग्जाम कर दोगे, इसके ऊपर का 2.5 लाख टैक्सेबल करोगे अंडर विच सेक्शन 17(2)(7). ठीक है, उसके बाद मैंने आपको और क्या सिखाया, मैंने आपको और ये बताया कि बच्चों ये जो 2.5 लाख है इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होगा। नाउ व्हाट विल यू डू, आप मेरे को पूछोगे सर इस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मैं बोल रहा हूं सपोज 10%, कितना हो रहा है 10%, तो 10% इंटू 2.5 लाख करो, कितना आएगा, कितना आएगा 25,000, 25,000 टैक्सेबल, वेरी गुड। बट ये इतना इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो 10 लाख है मैंने पूरा साल के फर्स्ट डेट को कंट्रीब्यूट नहीं किया है, ये तो बीइंग द एम्प्लॉयर मैं तो हर महीने जमा कर रहा हूं, हर महीने एम्प्लॉय का सैलरी से कट करो, हर महीने खुद की जेब से भी जमा करो, ऑब्वियसली यार वो महीने टू महीने हो रहा है। नॉट जस्ट टेल मी वन सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस, ये बताओ आप लोग, इंटरेस्ट रेट ऑन एंटायर 10 लाख इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड इंटरेस्ट रेट ऑन 10 लाख विच इज इन्वेस्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स पर मंथ, हर महीने जमा कर रहा हूं, इसमें इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा क्या, क्यों नहीं, अरे हर महीने में रुक रुक के जमा करो, एग्रीगेट पूरे साल का 10 लाख हो गया। समझ में आई ये बात मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपका सेम नहीं रहेगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है बताएं, ये बोल रहा है पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, डिवाइडेड बाय 2 क्यों, बिकॉज वी वांट टू एवरेज इट आउट, उसका लॉजिक वही है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें और ढंग से कर सकते थे, हर महीने का इंटरेस्ट अलग अलग निकालो, जैसे आप हर महीने का वो कर रहे थे ना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेंज हो रहा है, बट दिस वुड मेक थिंग्स सुपर डुपर कॉम्प्लिकेटेड विच इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए उन्होंने एक सिंपली एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या है, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, वाई पीसी डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज वो जो अमाउंट है वो साल के शुरुआत में नहीं गया है, उसको एवरेज आउट कर दो, वो स्प्रेड हुआ है 12 मंथ्स में, हर महीने में जमा कर रहा है, इसलिए हमने उसको डिवाइडेड बाय 2 किया। बताओ आपके दिमाग में ये चीज बैठी क्या, क्यों ऐसा करना है, बिकॉज अगर आप पीसी इंटू आर कर दोगे सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट वुड बी वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, क्योंकि साल के शुरुआत में कोई नहीं करता यार, ये पूरा हर महीने वो जमा कर रहे हैं, इसलिए इसको डिवाइड 2 किया। वहां पे लिखना चाहते हो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, प्लीज लिखो, क्या लिखोगे, ये जो अमाउंट है वो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है ये 12 मंथ्स में स्प्रेड हुआ है, दिस इज बीइंग स्प्रेड इन द एंटायर ईयर एंड नॉट कंट्रीब्यूटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। समझा, बोलो, ऑल राइट, चलो ये वाला पार्ट समझा, ये वाला पार्ट जो है ना ये फर्स्ट ईयर का ही है बच्चों। अच्छा पहले ये भी देख लो, यहाँ पे पीसी अपॉन 2 इंटू आर कर रहे हैं, व्हाट इज पीसी, करंट ईयर का कैलकुलेशन जो उसने किया है 10 लाख जो किया है, तो 10 लाख नहीं आएगा, पीसी वुड बी 2.5 लाख, वाई 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट में निकालना है। ये बात समझ में आई क्या, फिर से बोल रहा हो, देख लो अच्छे से, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीसी, पीसी मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उसका एम्प्लॉयर का वो तीनों फंड्स में अबाउ 7.5 लाख, हम लोग उसको पीसी बोल रहे हैं, तो 10 लाख कंट्रीब्यूट कर तो पीसी वुड बी 2.5 लाख, हम लोगों को उसका इंटरेस्ट निकालना है, डिवाइडेड 2 क्यों किया, एवरेज आउट कर रहे, क्योंकि पूरा साल के फर्स्ट डे को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इनटू आर क्यों किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, उसका एक बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है, देख लो, और लॉजिक है इसके पीछे यार, ठीक है, जेन्युइन ने बहुत ढंग से ये सब चीजें बोली है, ओके। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे जो भी आपका इनकम अक्रू हुआ, इनकम अक्रू हुआ इन दी फंड ड्यूरिंग द ईयर, डिवाइड करो आपका जो एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड है। ऑब्वियसली बच्चों देखो एक सिंपल चीज बता दो, सुनो, सपोज मैं बोल रहा हूं कि मैं 1 लाख इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं और अमाउंट है 10 लाख, कोई भी सिंपल तरीके से बताओ ना, अगर 1 लाख में इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं ऑन 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ऊपर क्या लिखोगे, इनकम इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, है ना, तो आई अपॉन एफ ए बी जी लिखा है। अभी आई क्या है, मेरे को नहीं लगता है आई का मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, ये जो भी इनकम अक्रू हुआ है इन दी फंड, इनकम अक्रू मतलब ये इंटरेस्ट इनकम है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट कंपोनेंट जो अक्रू हुआ है, ठीक है, डिवाइड क्या एफ ए बी जी से, ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफ ए बी जी। अच्छा ये भी देख लो, ये इनकम अक्रू इन दी फंड कैसे निकालोगे, बहुत सिंपली बता रहा हूं, सुनो, क्लोजिंग बैलेंस मतलब
पिछले साल फंड का क्लोजिंग बैलेंस क्या था वो ले लो, ठीक है। सपोजिंगली लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस था 30 लाख, कितना था 30 लाख, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस ये इस साल के एंड का है। सपोज इस साल के एंड में आपका फंड का क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख हो गया, बट आपके फंड में जो ओपनिंग बैलेंस था सपोज ये था 18 लाख, कितना था 18 लाख, ओके। और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर था से 10 लाख। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। इसका मीनिंग क्या समझोगे बताओ? साल के शुरुआत में, लिसन केयरफुली, बहुत सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। साल के शुरुआत में फंड का बैलेंस कितना था 18 लाख, और एम्प्लॉयर ने खुद से जमा कितना किया 10 लाख, तो टोटल कितना हो गया 28 लाख। बट फंड का क्लोजिंग बैलेंस देखा तो 30 लाख हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो 2 लाख क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। वो आ गया आपका इंटरेस्ट इनकम, इनकम अक्रूड, डिवाइड किया एफएवीजी से। एफएवीजी मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का आपको एवरेज लेना है। उसका मीनिंग ऐसा होगा कि इतने अमाउंट पे इतना इनकम होना है। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस 18 लाख एंड व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख, उसका एवरेज निकालो। हाँ 24 लाख, करो कितना आएगा? तो 8.33% से आपको इंटरेस्ट मिला है। समझा क्या? बोलो। आई इज इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप? आपको देखना है चेक करके कि उस साल में कितना ग्रो हो रहा है वो। तो कितना ग्रो हो रहा है कैसे समझेगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस माइनस फंड में जो और जमा हो रहा है, जो भी और बच गया, मतलब वो आपने एक्चुअली उतना फंड को बढ़ाया है, उतने से वो बढ़ गया वो। थर्टी लाख और 18 लाख, हम लोग डायरेक्टली फंड का ओपनिंग और क्लोजिंग ले रहे हैं। हम लोग को फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से ग्रो है वो निकालना है। वेर इंटरेस्टेड इन ओनली दैट। समझ में आया क्या सबको? बच्चों एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बिकॉज अपने को इस लेक्चर में बस ये एक ही चीज सीखनी है, ठीक है। मैं आराम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शुरुआत में आपको लगेगा, बट इफ यू आर एबल टू गेट इट राइट, तो आपका जो दिमाग एकदम क्लियरली इसको सोचेगा करना क्या है, ओके। फिर से बता रहा हूं, एकदम आराम से ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। आई जस्ट हेल्प यू हियर विथ फ्यू नंबर्स। सुनना बच्चों, सपोज ये जो फंड है, ये तीन चीजें, कौन सी तीन चीजों का टोटल कर रहे हैं? आरपीएफ, एनपीएस, अप्रूव्ड सुपरएनुअल फंड। ये तीनों का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का सपोज है 10 लाख, ठीक है। ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया अपने प्रीवियस ईयर में। अपना प्रीवियस कौन सा है? 25-26, ठीक है। इसमें सबसे सिंपल चीज क्या करोगे? 10 लाख तक अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना एग्जाम कर दोगे? 7.5 लाख एग्जाम। उसके ऊपर कितना है? 2.5 लाख, वो होगा टैक्सेबल। द 2.5 लाख इज टैक्सेबल अंडर विच सेक्शन? 17(2)(7). बट हम लोगों को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो होता है वो कैसे होगा वो बता रहा हूं, सुनो। इसमें थोड़े और डिटेल्स ऐड करो। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10 लाख। ये जो तीनों भी फंड्स थे, इसका ओपनिंग बैलेंस था 18 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था से 30 लाख, ठीक है। इसका मीनिंग आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लो, देख लो। ओपनिंग बैलेंस 18 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख है। तो ये फंड में जो डिफरेंस है 30 माइनस 18 माइनस 10, तो 2 लाख का मीनिंग क्या है? ये 2 लाख ये फंड का इनकम है। फंड इतना इनकम जनरेट करा उस पर्टिकुलर साल में, अपने साल में, ठीक है। ओके, नाउ अब यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं 17(2)(7)(a) का आंसर। करेंट ईयर का हिसाब करो, तो करेंट ईयर में आप क्या करोगे? फॉर्मूला इज पीसी अपॉन 2 इंटू आर। व्हाट इज पीसी? अमाउंट जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 7.5 लाख के ऊपर, कितना है? 2.5 लाख। ये जो 2.5 लाख है, इसको डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि 2.5 लाख पूरा साल के शुरुआत में नहीं जमा के, उसको हम लोग एवरेज आउट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाय 2 इंटू आर। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोलो ये फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? ये फंड ने कितना इनकम जनरेट किया? 2 लाख का। डिवाइड करो एवरेज अमाउंट कितना था? 18 और 30 का एवरेज। 18 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 24। तो फंड ने क्या रेट से इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट रेट से कंपाउंड किया? 8.33। तो आपको ये 2.5 अपॉन 2 करके 8.33 से मल्टीप्लाई करना है। ये सिर्फ करंट ईयर का हिसाब हुआ, समझा? ये सिर्फ किसका हुआ? करंट ईयर का हिसाब। अच्छा, अब बच्चों इसमें और क्या चीज है, सुनो। इसके पहले का जो आपका, जो इसके पहले के साल का जो आपका अमाउंट है विच इज एक्सीडिंग 2.5 लाख,
उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा। ये तो करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट निकाला, तो इसके पहले के साल का कैसे करोगे? देख लो यहाँ पे, इसके पहले के साल का जो है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, PC1 प्लस TP1 इंटू आर। मतलब PC1 क्या होगा, देख लो यहाँ लिखा है, ये नीचे लिखा भी होगा, नहीं नहीं लिखा तो मैं बता रहा हूं। PC1 जो ना बच्चों, ये अभी तक आपका जो इसके पहले के साल का जो है, मतलब कैलकुलेशन पार्ट फ्रॉम 1/4/2020 टू अ ईयर बिफोर आर करंट ईयर। अपने साल के पहले का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25। तो ऐसा मान लो PC1 मतलब ये करंट ईयर जैसे 10 लाख जमा कर रहा है, वैसे उसके पहले साल भी किया होगा, ठीक है। प्लस TP1, व्हाट इज TP1? लास्ट ईयर का जो टीपी निकालना वो है, लास्ट ईयर का जो टैक्सेबल परक्विजिट निकाला वो है। एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो अच्छे से बच्चों। इज इट पॉसिबल कि लास्ट ईयर भी इसने 10 लाख जमा किया? बोलो, हो सकता है ना? अच्छा, तो लास्ट ईयर का PC1 कितना होगा? 2.5 लाख, ठीक है। प्लस उस साल का टैक्सेबल परक्विजिट भी आपने कैलकुलेट किया होगा, क्वेश्चन में देगा, वो क्वेश्चन में देगा, बात को समझो, ठीक है। सपोज उस साल का टैक्सेबल परक्विजिट था से 50,000, कितना हो गया? व्हाट इज PC1 प्लस TP1? 3 लाख। वो 3 लाख पे करंट ईयर का इंटरेस्ट। आई वाज सिंपल क्वेश्चन टू यू ऑल, ध्यान से सोच के आंसर करना। जब करंट ईयर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, PC अपॉन 2 इंटू आर किया। PC डिवाइड बाय 2 का लॉजिक क्या है? क्योंकि करंट ईयर में जो 10 लाख जो जमा हो रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है, सॉरी, जो 7.5 लाख के ऊपर कितना था, 2.5 लाख। तो जो 2.5 लाख जो जमा हो रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो साल के पहले तारीख को नहीं हुआ है, एवरेज आउट किया डिवाइड बाय 2। बट ये जो हम लोग लास्ट ईयर का जो हिसाब कर रहे हैं, इसको एवरेज आउट नहीं कर रहे। वाई? लास्ट ईयर का तो पूरा का पूरा फर्स्ट जैसे कंपाउंडिंग चालू हो रहा है, इसलिए PC1 प्लस TP1 को डिवाइड बाय 2 नहीं किया। आपको बात समझ में आ रही है क्या? देखो बच्चों, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न दी फॉर्मूला, बट मेरा काम है वो फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो समझने की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है तो, नहीं तो लर्न करना है। क्या बोला मैंने? PC1 प्लस TP1 को डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया? ये लास्ट ईयर का नंबर है, तो लास्ट ईयर का जो आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन किया था, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, वो सबका सब नंबर आपको फर्स्ट डेट से उसका कंपाउंडिंग हो रहा है। लास्ट ईयर क्या है? लास्ट ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर 24-25 में जो भी PC1 था, मतलब 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट, और उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ये पूरा का पूरा आपके फंड में फर्स्ट डे से, 1 अप्रैल 2025 से कंपाउंड हो रहा है। उसलिए इसलिए उसको सीधा इंटू आर किया, डिवाइड बाय 2 नहीं किया। बट इन द करंट ईयर व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो 10 लाख का जो, ये 2.5 लाख का जो, इसका 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है, ये पूरे फर्स्ट डे से कंपाउंड नहीं हो रहा है, इसलिए उसको एवरेज आउट करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। समझ में आई क्या आपको बात? आपको वहां लॉजिक लिखना है, आप लिख सकते हो, यहां लिखना है, यहाँ पे PC1 प्लस TP1 को डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया? बिकॉज ये पूरा का पूरा अमाउंट इज गेटिंग कंपाउंडेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आर प्रीवियस ईयर। TP1 पिछले साल का जो 2.5 लाख था, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, उसके ऊपर का अभी, हाँ, 24-25 का। हाँ, तो 24-25 तक हमने पहले तक का पूरा एक्यूमुलेट किया, कर लिया। तो 24-25 का तो आपने उस साल में तो कैलकुलेशन किया होगा ना, तो अपने को क्वेश्चन में देगा वो। मतलब 24-25 के पहले के साल का नहीं, 24-25 के पहले के साल का ऑलरेडी 24-25 में हमने इंक्लूड कर लिया। ये जो अमाउंट है ना, ये पूरे कैलकुलेशंस, ये PC1 जो ना कलेक्टिव जमा हो क्या रहा है, वो भी कंपाउंड हो रहा है। तो एम्प्लॉय का कुछ करना भी नहीं, हमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ। अगर एम्प्लॉय ने खुद से कुछ जमा किया तो व्हाट विल हैपन, ये आपका इनकम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकम में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन को माइनस करना है। एम्प्लॉय का नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टमेंट, वो नहीं है यहाँ पे। विल डू अ क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हाँ, यस। नहीं, दो के लिए नहीं, एक्चुअली दो के लिए आई नीड टू चेक। हमने इसके पहले के कोई क्वेश्चन में आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का चेक किया था क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आरपीएफ हमने किया था ना?
कहीं पे भी 7.5 लाख के ऊपर जमा किया क्या उसने? नहीं किया। अगर करते थे तो ये भी आता था 17 to 7। एक फंड किया तो भी आएगा। कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर कहां गया? नहीं गया, इसलिए वो एग्जाम्प्ट हो गया। अगर एक का जीरो है तो एग्रीगेट उसका इग्नोर कर लो, एग्रीगेट में नहीं आएगा वो। वैसे इतना कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, आई एक्सप्लेन, सुनो। एवरीवन, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके सारे डाउट्स मेजरली क्लियर हो जाएंगे। एवरीवन प्लीज लिसन, ध्यान दो बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आरपीएफ के एडजस्टमेंट्स किए थे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी देखा था, बट ये वाला हमने वहां पे कोई भी पॉइंट चेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि कहीं पे भी 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट का जो है ना, आरपीएफ का इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, इट इज ऑलवेज टू बी टैक्स्ड। फिर से क्लैरिफाई करता हूं, सुनो ये देखो। सपोज इमेजिन करो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, क्वेश्चन में इतना लिख दिया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अमाउंट दिया है 6 लाख। अगर एम्प्लॉयर 6 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है तो अब क्या करोगे? एक सेकंड यार, इसके पहले के क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन में ऐसा लिखा है बताओ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ? कौन सा क्वेश्चन है? 2 मिनट। किसकी अमाउंट दी थी? 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी फिलहाल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई कम बैक टू दैट। मैं थोड़ा और कंफर्म करता हूं मैं ये चीज। बच्चों सभी लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ। हाँ हेडिंग लिख दो ना आप लोग। हेडिंग क्या लिखोगे? वहां लिखना, पहले एक हेडिंग लिखो, परक्विजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन, परक्विजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 to 7, 17 to 7 and 17 to 7A।
बच्चों एक एक काम करो आप लोग, 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा, यहां पे आपके पास दो चार्ट्स है, कितने चार्ट्स है? दो चार्ट्स है। तो ये वाला जो चार्ट है यहां पे आप, इफ द कंट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सीडिंग 7.5 लाख देन सच कंट्रीब्यूशन इज एग्जम्प्ट। यहां लिखो सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। नाउ दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग। आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया सिर्फ आरपीएफ में, और 7.5 लाख के नीचे तो हम लोग आरपीएफ को क्या करते हैं, हम लोग तो 12.12% तक एग्जाम करते हैं। वहां लिखो क्लैरिफिकेशन नोट, यही लिख दो। इन केस ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% of salary is exempt। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, अब आप लोग आओ इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। हम्म, वो डायरेक्ट अमाउंट पे होता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये अमेंड करके बोल रहे हैं तीनों भी फंड का अगर एग्रीगेट कोई क्वेश्चन में दिया है 7.5 लाख के ऊपर जो जा रहा है वो हम लोग को अलग से टैक्सेबल कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन में देगा वो, पढ़ते ना, विल रीड। तीनों फंड रहना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। सिर्फ आरपीएफ में भी जमा किया तो एग्रीगेट उसका 7.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो ये सेक्शन के अंदर अलग से टैक्सेबल होगा। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा आपको। लिसन केयरफुली बच्चों, ये देखो सब लोग ध्यान दो, सिर्फ आरपीएफ दिया है क्वेश्चन में, अमाउंट 7.5 लाख के ऊपर नहीं गया तो रेगुलर हम लोग जो करते हैं वही करना है। ये देखो वापस बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो लुक एट दिस केस। एम्प्लॉयर ने क्या किया, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, से अमाउंट 6 लाख है। क्या करोगे बताओ, ये अमाउंट 7.5 लाख के ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। रुको, सीधा एग्जाम मत बोलो। ये अमाउंट 7.5 लाख के ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्योंकि नहीं जा रहा है तो 17 टू 7 और 17 टू 7 है विल नॉट कम इनटू पिक्चर, छोड़ दो। अब जो रेगुलर हमने टेबल पढ़ा था वो लगाओ दिमाग। अब रेगुलर टेबल क्या पढ़ा था हमने? रेगुलर टेबल में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है अगर एम्प्लॉय को दे रहा है आरपीएफ में तो इसमें से 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम कर दो। एग्जाम कर दिया, जो भी आया बैलेंस टैक्सेबल। और इस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट होता है उस पे 9.5% तक एग्जामेशन मिलता है। याद आ रहा है क्या? आरपीएफ का क्या है पॉइंट? 9.5% तक एग्जामेशन मिलता है। खत्म। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कहीं पे भी अमाउंट वाज नॉट एक्सीडिंग 7.5 लाख, तो हमने जो टेबल में पढ़ा था हम लोग वही लॉजिक लगा रहे थे। बट इमेजिन करो क्वेश्चन में अचानक से ऐसा आता है कि अमाउंट जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया वो 7.5 लाख के ऊपर चला गया, 10 लाख। तो आपको अब ये सेक्शन को दिमाग में रखते हुए पूरा कैलकुलेशन करना होगा। समझ में आई क्या बात, क्या बताया मैंने? ठीक है, तो ये देख लो, यहां आ जाओ सभी लोग। इसका लगा तो मैं एक छोटा समरी टेबल भी बना के दूंगा एंड में, एमयू नोट करके। अभी इधर आ जाओ, ये इलस्ट्रेशन 10 को पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1/9/2023। ठीक है, आगे लिखा है हिज बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ। 6 लाख पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, पर मंथ। ही इज पेड 8% एज डियरनेस अलाउंस। उसको इस पे 8% डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है। ठीक बात है। आगे लिखा है ही contributes 10% of his pay and DA towards his recognized provident fund and the company contributes the same amount। ये भाई साहब खुद और इसकी कंपनी दोनों भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आरपीएफ को। ठीक है, कोई बताएगा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज?
इन्वेस्टमेंट वो इनकम नहीं होता और उस पे उल्टा एटीसी में हमें डिडक्शन मिलता है। ठीक बात है। अच्छा, और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, अच्छा बच्चों, कैन यू जस्ट टेल मी ये जो कंट्रीब्यूशन है क्या 7.5 लाख के ऊपर चला गया? हाँ या ना? तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको ये दो सेक्शंस को कंसिडर करना पड़ेगा। 17 to 7 जो पहले जो टेबल में पढ़ा था वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे ये अलग सेक्शंस दो एप्लीकेबल होंगे। ये दो सेक्शंस क्या बोलते हैं? 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होगा और उसके इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल करना है। बात समझी क्या? ठीक है, देख लो, आ जाओ हम लोग एक काम करते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखिए, द अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1st April 25, सॉरी 1st April 24, 31st March 25 एंड 31st March 26 इज, ये तीन नंबर्स दिए अपने को, तीन अलग अलग साल के। ठीक है, compute the perquisite value chargeable to tax in the hands of Mr. X under section 17 to 7A for AY 25-26 and 26-27. AY 25-26 means which PY? Okay, ये देख लो। सबसे फर्स्ट प्रीवियस ईयर 24-25 का हमें सॉल्व करना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर 25-26 का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम लोग पहले चेक करते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज हिज बेसिक सैलरी। 6 लाख पर मंथ इनटू 12 करो, 72 लाख का बेसिक सैलरी है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस कितना है इसका? 8%। कितना हो रहा है? हाँ, 5,76,000 दोनों का टोटल 77 लाख। ओके, अब इस अमाउंट का 10% ये भाई साहब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका 10% 7,77,600। ठीक है, ओके ना बच्चों, एम्प्लॉयर ने भी इतना कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने भी इतना कंट्रीब्यूट किया। कैन यू टेल मी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ को अगर ये अमाउंट चला गया तो इसका मीनिंग क्या है? एनी अमाउंट विच इज एक्सीडिंग 7,50,000 वुड नाउ बी टैक्सेबल। ठीक है, तो आपको बोलना है कितना हो जाएगा टैक्सेबल? 27,600 टैक्सेबल होगा। परफेक्ट, 27,600 को हमने टैक्सेबल कर दिया। कौन से सेक्शन में? 17 to 7। ठीक बात है। अब ये बताओ 17 to 7A भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 17 to 7A कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताओ जो आपके नोट्स में लिखा है, कलर नोट्स में आ जाओ और टेल मी द फॉर्मूला। PC अपॉन 2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R। ठीक है, अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ PC? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर का कितना है? 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज R? R कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप R कैलकुलेट कर सकते हो? क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बताओ R क्या आ रहा है आपका? R का फॉर्मूला क्या है? I अपॉन FAVG। ये कौन सा प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हो? 24-25 का। हाँ, इतना। एक सेकंड बच्चों, इधर थोड़ा हेल्प करता हूं आपको, ध्यान दो, साथ में करते हैं इसको। पहले बोलो बच्चों, ये हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24-25 का हिसाब कर रहे हैं क्या?
कैन यू हेल्प मी विथ फ्यू नंबर्स? कोई बता दो फाइनेंशियल 24-25 का फर्स्ट डे, 1 अप्रैल 25, सॉरी 1 अप्रैल 24, एंड इसका लास्ट डे 31 मार्च 25। ये दो दिन वो फंड का बैलेंस कितना था? 1 अप्रैल 24 को कितना था? 9,81,137। एंड 31 मार्च को कितना था? 27,048। ये देख लो, इधर ध्यान सबका। बच्चों गड़बड़ मत करो, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूं, ठीक है? ये देख लो, ध्यान दो, पूरा अच्छे से स्टार्ट टू एंड बता रहा हूं आपको। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब देख लो, प्रीवियस ईयर 24-25 का पहले हिसाब करते हैं, ठीक है? इस साल में क्या क्या चल रहा है पूरा डिटेल एक जगह लिख देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और क्यों कर रहे हैं। ओके, ये देख लो, ये है प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर में बेसिक सैलरी उसका कितना था? आपने वहां पे 6 लाख इंटू 12 करके मेरे को क्या बोला था अभी? 72 लाख, ठीक है? फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस कितना था उसका? 5,76,000, ठीक है? इसका टोटल 7,76,000, 77,600, ठीक है? सॉरी, कुछ तो गलत हो रहा है क्या? 77 लाख है क्या? 77,76,000, ठीक है? ये जो इसका टोटल हुआ है ना बच्चों, इसका 10% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फंड में, सही है क्या? इसका 10% कितना होता है? एक जीरो कम करना है बेसिकली, ठीक है? ये क्या है? एक सेकेंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, और ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी इतना ही है। एम्प्लॉय भी उतने ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? ओके, इधर पूरा ध्यान सबका चाहिए, अगर आप ध्यान नहीं दोगे आई रियली कैन नॉट हेल्प यू। ये हो गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है? अच्छा, और हमें क्या क्या चीजें पता है देख लो। अपने को कौन सा साल का करना है? प्रीवियस ईयर 24-25। तो एक दो चीजें और आप मेरे को बता दो। ये साल का 1 अप्रैल 24, मतलब ये साल प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं। 24-25 का जो फर्स्ट डे 1/4/24, इस दिन का जो बैलेंस है इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या है बैलेंस बताओ? क्वेश्चन में नंबर दिया है 9,8,1 137, ठीक है? एंड कैन यू ऑल्सो हेल्प मी विद द क्लोजिंग बैलेंस? 31 मार्च 25 क्लोजिंग बैलेंस 27,43,048। ओके, अच्छा, ये इतनी डिटेल्स मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनो सभी लोग, बताओ अब जो हमें पता है वो हम लोग यहां पे सब कुछ कंफर्म करते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में? क्या बोला? अगर एम्प्लॉयर ने वो 3 फंड्स में कंट्रीब्यूट किया 7.5 लाख के ऊपर, क्या चेक करो, इज इट अबव 7.5 लाख? तो यहां पे 17-7 और 17-7A दोनों भी सेक्शंस विल कम इनटू प्ले। 17-7 क्या बोलता है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर का जो भी है, दैट एक्सेस वुड नाउ बी टैक्सेबल, ठीक है? कितना हो गया एक्सेस? 17-7 में अमाउंट कितना होगा? कितना होगा? 27,600, ये हो गया टैक्सेबल। बट हमें 17-7A भी निकालना है, तो ये जो 17-7A है, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ जो आपके कलर नोट्स में लिखा है, जो भी हम लोग वही समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आपका टीपी। टीपी इज इक्वल टू PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। ओके बच्चों, ये और क्लैरिफाई करो, ध्यान दो, ये है आपका प्रीवियस ईयर 24-25 का हिसाब, और ये उसके पहले के सालों का हिसाब। 2020 से ये गाड़ी चालू हुई ना, इसलिए। अच्छा, व्हाट इज पीसी? करंट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन है अबाउट 7.5 लाख, यानी कि कितना? 27,600। ये आ गया 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इनटू व्हाट इज आर? आर यू नीड टू कैलकुलेट, आर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? अब आर का एक फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला क्या है? I/FAVG
ठीक है, तो आय क्या है, आय मतलब आपका जो ये फंड है उसका कितना बढ़ोतरी हो रहा है, कितना उसका इनकम हुआ है, वो प्रीवियस ईयर में वो निकालना है। अब देख लो, फंड का ओपनिंग बैलेंस तो बहुत कम था, फंड का क्लोजिंग बैलेंस बहुत बढ़ गया। अब फंड का बैलेंस बढ़ने के तीन रीजन है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, और फंड खुद इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट इनकम। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसमें से माइनस करो और ओपनिंग बैलेंस माइनस करो। कैलकुलेटर पे क्या करना है, 27,43,048 माइनस 981,137 माइनस एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये 777600 इंटू 2 माइनस करना है। कितना आ रहा है मेरे को सिर्फ इनकम बताओ, 206,711 आया ये इनकम। अब फंड का एवरेज बताओ, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दिस 981,137 प्लस 27,43,048 डिवाइडेड बाय 2, हाँ 18,62,000, हाँ 092। तो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 11.11, ठीक है 11.11% से ग्रो हो रहा है वो, तो आपको ये डिवाइड बाय 2 करके 11.11% करना है। कितना आएगा, हाँ 1532 अप्रोक्सीमेटली, है ना। ओके अच्छा, ये देख लो PC1 प्लस TP1 इंटू आर, ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये पहला साल है जो चालू हो रहा है, उसके पहले किया ही नहीं, समझा क्या, इसके पहले उसने चालू ही नहीं किया, तो इसके पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द फर्स्ट ईयर। इस ये एक्चुअली अमेंडमेंट 2020 से आया, बट इसके पहले के सालों में वो 7.5 लाख के ऊपर गया ही नहीं था, तो हमें वो करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, तो इसके पहले का जीरो हो गया, ये क्लियर है क्या, बोलो। अच्छा नाउ अब नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब आपका अब अपना वाला प्रीवियस ईयर 25-26, ठीक है, 25-26 के डिटेल सब एक जगह लिखते हैं। 25-26 में भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, प्लीज बी पेशेंट हियर, थोड़ा सा रुक जाओ, हम लोग आंसर पूरा नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, चलेगा कोई गड़बड़ नहीं है। बोलो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आरपीएफ कितना, 7,77,600, और सिमिलर एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन इतना ही था क्या, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन 7,77,600 है। ये बताओ अपने साल में 1 अप्रैल 2025 का जो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, जो 31 मार्च का दिया है वही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, कितना है 43,048, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 26, 46,48,555, ठीक बात है, हमारे पास अच्छा खासा डेटा आ गया। अब ये बताओ बच्चों, सबसे पहले 17 to 7 में क्या आएगा, करंट ईयर में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.5 लाख के ऊपर जो जा रहा है, मतलब अगेन इन दिस ईयर 27,600 इज टू बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 17 to 7, क्योंकि इस साल का भी अलग से सेपरेट कंट्रीब्यूशन गया है। अब 17 to 7A की बात करते हैं, 17 to 7A का फॉर्मूला PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। अब देख लो समझा रहा हूं आपको, ये क्या है पता है, ये अपने करंट ईयर का हिसाब, प्रीवियस ईयर 25-26 का हिसाब, और ये इसके पहले के 4 साल का हिसाब, कोविड से चालू करना है, बट अपना पिछले साल से ही फर्स्ट ईयर है, क्योंकि पिछले साल में इसने 7.5 लाख के ऊपर गया है, तो हमें प्रीवियस ईयर 24-25 का जो पीसी और टीपी है वो PC1 प्लस TP1 बन जाएगा इस साल का। कल का तुम्हारा हो कि नहीं, अभी जस्ट कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे पीसी और टीपी निकाला है, बताओ इसके प्रीवियस ईयर 24-25 का पीसी कितना था और उसका टीपी कितना था, 1532। ये पूरा अमाउंट जो लास्ट ईयर का था ना, इस साल हमें 1 अप्रैल से कंपाउंड हो रहा है, इसलिए इंटू आर किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहे, बट इस साल का आर अलग होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा इस साल का पीसी कितना है, इस साल भी 27,600 आया है, डिवाइडेड 2 इंटू आर, हमें आर निकालना है ना। व्हाट इज अगेन दी फॉर्मूला फॉर आर, आर इज इक्वल टू आई अपॉन एफ ए बी जी। आई कैसे निकालोगे, अब क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस माइनस ये दो नंबर्स,
कितना आ रहा है? 350 3 350 जीरो। ओके, क्या क्या? देख लो एक बार वापस बता रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, और ये दो अमाउंट तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस दीज टू नंबर्स विल गिव यू द अमाउंट बाय विच द फंड वाज इंक्रीज्ड। ठीक है ना? कितना है? 350307 डिवाइड बाय फंड का एवरेज, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज डिवाइड बाय 2, दिस नंबर प्लस दिस नंबर डिवाइड बाय 2, 36,95,802। तो ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है? 9.48%। खत्म। ठीक है, 27,600 अपन टू इंटू 9.48% प्लस प्लस ये दो नंबर्स पे भी 9.48% करो। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? थांबा थांबा, 4069 करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या? टफ डे एट वर्क। ओके बच्चों, इसको शाम में लिखते हैं, और एक अच्छा समरी बनाऊंगा मैं, राइट? तो कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। विल स्टॉप हियर। क्योंकि दोनों भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फंड में, तो फंड का अमाउंट बढ़ गया। हमें ये देखना है कि फंड का अमाउंट इंक्रीज कितने से हुआ। नहीं, वहां एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज लिखा है, पढ़ो। हाँ, ये देख लो, यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर।